अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आज 26 अप्रैल 2022 है और इस हफ्ते का दूसरा दिन है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में लैंड कर रहे हैं तो मैं अपना मुख्तसर तारुफ करवा दूं। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मेरा मकसद क्रिप्टो मार्केट्स के हवाले से जितनी भी अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूं और साथ अपना एनालिसिस शेयर करूं। कल मार्केट बड़ा सरप्राइज किया। कल मार्केट ने एकदम मार्केट ने पंप लिया। वो क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन की तरफ देखें तो बिटकॉइन कल ऑलमोस्ट 40,600 की प्राइस से एकदम डंप हुआ। एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर डंप होके 38,200 की वैल्यू में गया। फिर यकायक ये जो ट्रेंड लाइन थी बीटीसी की, ये देखें, ये मैंने काफी देर की ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, मैं आपको करके यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया लेकिन दोबारा उससे वापस आ गया। हुआ क्या, अ, कल जो ऑन चेन डाटा एनालिसिस रिसर्चर्स हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि जितने बिग वेल्स हैं, ऐसे बिग वेल्स बिटकॉइन के जिनके पास 10,000 बीटीसी से ज़्यादा उनके रिजर्व में पड़ा हुआ है, उन्होंने 5% अपने पोर्टफोलियो में इंक्रीज किया है। क्योंकि और मेरा मानना ये है कि इस तरह की जब फियर की सिचुएशन होती है, पैनिक की सिचुएशन होती है, तो जो बिग वेल्स होती हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बेधड़क होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कल भी जब ये मार्केट क्रैश की 38,200 के ऊपर, तो बिग वेल्स ने अपने पोर्टफोलियो में, अपने वॉलेट में, अपनी बैलेंस शीट में मजीद बिटकॉइन को होल्ड किया। वजह क्या बनी? कल से आज तक अगर आप क्रिप्टो मार्केट को वॉच कर रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, तो एक ही खबर का चर्चा है, वो है इलन मस्क। और मैं ये कहूँगा कि शायद एक सदी बाद मेरा कोई एनालिसिस ऐसा है जो कि सही ठीक निशाने पे जाके लगा है। कल जब इसकी हाइप क्रिएट होनी थी उससे पहले कल के बुलेटिन में मैंने आप दोस्तों को बता दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली इलन मस्क की ट्विटर के साथ डील फाइनल हो जाएगी, क्योंकि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। उस मीटिंग में उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि अगर वो इलन मस्क की बाइंग ऑफर को रिजेक्ट करेंगे तो इलन मस्क के पास मुख्तलिफ टैक्टिक्स हैं, जिनमें से एक टैक्टिक तो यह है कि जो दीगर शेयर होल्डर्स थे उनके साथ वो कांटेक्ट में था, शायद उनके भी वो शेयर बाय करके तो मजीद उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाता। और साथ ये भी प्रेशर था कि शायद इलन मस्क जो अपने शेयर्स हैं वो सेल मार्केट में करे। अगर ऐसा सेल करता तो बिग प्रेशर आना था, उसकी प्राइस जो थी अच्छी खासी क्रैश होनी थी ट्विटर के शेयर्स की। तो उस प्रेशर की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और कल मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर ऐसा होगा तो आपको कुछ नहीं तो डोज कोइन की प्राइस आपको लाजमी पंप करती नजर आएगी। और डोज कोइन के साथ साथ आप ना सिर्फ बीटीसी बल्कि ओवरऑल सारी मार्केट की तरफ अगर आप देखें तो सारी मार्केट ऑलमोस्ट आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं। बीटीसी की तरफ से एक तरह का ये भी अ, इस वजह से बीटीसी में भी ये रिस्पॉन्ड आया। डोज कोइन का तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर इलन इलन मस्क ट्विटर को होल्ड करता है और उसके बाद जो नेक्स्ट चेंजिंग आएंगी उसमें यह है कि जो ह्यूमन वेरिफिकेशन है, जो ट्विटर अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ब्लू टिक ये ट्विटर ऑफर करवाता है, उसको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट वो लेंगे कि भाई आप पर मंथ हमें ये वेरिफिकेशन की जो फीस है वो पे करें। तो वो जो पेमेंट यूज करेंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज करेंगे। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कल इसकी जो प्राइस है 12 सेंट से ऑलमोस्ट 17 सेंट पे 5 सेंट इसकी प्राइस। टेक्निकली देखा जाए तो 5 सेंट कोई बहुत बड़ा स्विंग नहीं है प्राइस के अंदर, लेकिन अगर देखा जाए इसको परसेंटेज के हिसाब से तो तकरीबन तकरीबन 30% इसकी प्राइस जो है पिछले 24 घंटों में पंप हुई है। और इस दौरान अभी दोबारा 17 सेंट से कम होकर ये 16 सेंट के करीब ऑलमोस्ट ट्रेड हो रही है। और इस दौरान सबसे ज़्यादा वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ने बेनिफिट उठाया होगा जो फ्यूचर ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो स्पॉट ग्रिड बॉट ट्रेडिंग है उसमें इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि देखें जब कभी भी इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कि इवेंट बेस उनकी प्राइसेस पंप और डंप होती है, उस इवेंट के दौरान अगर आप, क्योंकि उस इवेंट के दौरान बहुत सी वोलेटिलिटी होती है। अब ये जो डोज कोइन है, कल से ये कई बार 15 सेंट की प्राइस को, 16 सेंट की प्राइस को, 16 मतलब 5 सेंट की प्राइस को, इस तरह की प्राइस के ऊपर उसकी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बायर और सेलर्स के बड़े बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो लग रहे हैं। तो इस दौरान जो फ्यूचर ग्रिड बॉट ट्रेडिंग यानी वो लेवरेज लेके और अच्छी खासी ग्रिड बढ़ा के इसके ऊपर ट्रेड वगैरह
जिसने लगाई होगी उसने अच्छा खासा इस वॉलेटिलिटी के अंदर बेनिफिट उठाया होगा। और मैं, अगर आप लोगों को ग्रिड बार ट्रेडिंग का नहीं पता तो यूट्यूब के ऊपर आप इल्म आलम ग्रिड बार लिखें तो आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपका ह्यूबी के ऊपर, OKX पे, बाइनांस के ऊपर अगर अकाउंट है तो वहीं रहते हुए आप ग्रिड बार ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, मेरी इस हवाले से वीडियोज़ हैं वो वॉच कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन की भी इसके साथ बराह रास्त लिंक है, क्योंकि कुछ लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद इलन मस्क जहां डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करे, शायद इलन मस्क टेस्ला की तरह, जैसे उसने टेस्ला की बैलेंस शीट में बिटकॉइन को ऐड किया था और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइसेस ने अच्छा खासा पंप किया था, कुछ लोग ये भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद इलन मस्क ट्विटर के जो बैलेंस शीट है उसमें भी शायद BTC की खरीदारी करके रखे, उसकी बैलेंस शीट में BTC ऐड करे। अगर ऐसा होगा तो BTC की प्राइस आपको दोबारा अच्छा खासा पंप करती हुई नजर आएगी। इस वक्त BTC की प्राइस ऑलरेडी एक ख़ास प्राइस रेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग बायर्स और सेलर के थपेड़ों में है। नीचे जाती है तो बायर्स उसको, रिटेलर्स मार्केट से आउट हो जाते हैं तो बिग वेज जो हैं अपने पास क्यूमुलेट करते जा रहे हैं, इकट्ठे करते जा रहे हैं, और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो फिर दोबारा जो है मार्केट सेल होती है और एक ख़ास प्राइस रेंज यानी 35,000 से लेके फ़िलहाल 45,000 की रेंज में पिछले कई हफ्तों बल्कि महीनों से BTC की प्राइस जो है वो इसी रेंज में है। और अगर इथीरियम अगर ट्विटर की बैलेंस शीट में इलन मस्क BTC को ऐड करता है तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो रेंज है BTC की प्राइस इसको शायद ब्रेक कर दे। उसके अलावा जी ऐप, जो एप टोकन है, जो बोर्ड एप याट क्लब वालों का, उसकी प्राइस भी कल अच्छी खासी पंप की। उसका ताल्लुक बराह रास्त इसके साथ नहीं है, लेकिन ये पिछले चंद दिनों से इसकी जो प्राइस पंप हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि एप जो टोकन या पीछे जो बोर्ड ऐप याट क्लब है जो कि इस टोकन को सपोर्ट करता है, उन्होंने 2 प्रपोजल दिए हैं, जिन प्रपोजल का मकसद ये है कि जिनके पास बोर्ड ऐप या क्लब के NFTs हैं, वो जो मंकीज हैं, बोर्ड मंकीज, जिनके पास वो मंकीज NFTs के तौर पे पड़े हैं, वो अपने मंकीज को स्टेकिंग करके अपनी स्टेकिंग करें, और 1 साल 2 साल 3 साल की स्टेकिंग पीरियड है वो, उस दौरान उनको स्टेकिंग के ऊपर 10%, 5% और मेरा 3% एनुअल के हिसाब से वो एप टोकन जो है वो उनको ऑफर करवाएंगे अगर वो NFT स्टे करेंगे। इसी तरह अगर किसी के पास एप टोकन है तो एप टोकन की भी स्टेकिंग करना चाहते हैं, ताकि एप टोकन अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करने हैं तो उसकी स्टेकिंग करें, उस पर आपको एप टोकन जो है वो मजीद रिवार्ड मिले। और जब कभी इस तरह स्टेकिंग की कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो टोकन लेके मार्केट में स्टेकिंग पे लगाते हैं ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। अच्छा, क्योंकि अर्ली टाइमिंग में जो स्टेकिंग करने वाले होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट इस वजह से होता है क्योंकि अर्ली टाइमिंग में कंपटीशन कम होने की वजह से स्टेकिंग रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे मजीद यूज़र बेस बढ़ता जाता है, स्टेकर्स बढ़ते जाते हैं, तो रिवॉर्ड चूँकि डिवाइड हो जाते हैं तो रिवॉर्ड फिर कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे बिटकॉइन का एक और अपग्रेड हुआ है, ये बिटकॉइन कोर 23, ये पिछले चंद दिनों में हुआ है, मैंने कहा वो भी आपको अपडेट करता चलूँ। उससे क्या होगा कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन मज़ीद उसकी प्राइवेसी इन्हेंस की गई है, और साथ कुछ और फंडामेंटल कुछ चेंजेस हैं वो बिटकॉइन की में अपडेट की गई हैं। और आपको याद होगा जो पिछला बिटकॉइन की कोर अपडेट थी, मेरा ख्याल है 22, उसके बाद टैप रूट अपग्रेड किया गया बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसके बाद बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लॉन्च किए, जैसे NFT गेम वगैरह किए जानी थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्रिप्टो मार्केट में 2 मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स हैं जिसका मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग है। एक होती है प्राइवेसी, एक होती है सीक्रेसी। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो प्राइवेसी है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। प्राइवेसी का मतलब ये है कि आप इस चीज़ के लिए रजामंद हैं कि कोई भी अगर इदारा, कोई भी अगर फर्द आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो आप अपनी मर्जी से उसके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। मतलब आप इंफॉर्मेशन छुपाना तो चाहते हैं लेकिन आपका मकसद ये नहीं है कि आप बवक्ते ज़रूरत आप उसको शेयर नहीं करना चाहते। अगर आप बवक्ते ज़रूरत, आपको ज़रूरत महसूस हो कि यार फ़लाँ बंदे या फ़लाँ इदारे को मेरी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप उसके साथ अगर शेयर करते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइवेसी। यानी अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह कंट्रोल करना कि आप उसको पब्लिकली ओपन भी ना रखें ताकि कोई एक्सप्लॉइट ना हो, और लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपको। जबकि सीक्रेसी का मतलब यह है कि आपने इदारों से और अफराद से अपने फंड्स को बचा के रखना है, किसी को बताना नहीं है कि आपके पास कितने हैं। तो ये सीक्रेसी
के बारे में जो गवर्नमेंट्स का एटीट्यूड है वो बड़ा अच्छा नहीं है। तो आपने सीक्रेसी नहीं, प्राइवेसी की तरफ फोकस, प्राइवेसी आपका राइट है, लेकिन सीक्रेसी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डाउट पैदा करती है कि पता नहीं आपके क्या माइंड है, क्यों आप सीक्रेसी रखना चाहते हैं, आपके पास फंड्स हैं तो क्यों उनको छुपाना चाहते हैं। हाँ, प्राइवेसी आपका राइट है, उस बारे में आप लाजमी। अच्छा जी, टेरा लूना की प्राइस भी कल पंप की, जब मार्केट हो रही थी पंप, तो लूना की प्राइस भी तकरीबन $97.50 के ऊपर पंप की गई। तकरीबन $10 इसकी प्राइस में पंप आया। वो पंप मेरा ख्याल है, ये मैं देख रहा था टेरा एनालिटिक्स पे, कि जो लूना की सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो हर रोज जो है वो कम से कम होती जा रही है। ये अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कल के दिन में सर्कुलेटिंग सप्लाई जो इनकी टोटल थी 348 मिलियन सप्लाई थी, सर्कुलेटिंग सप्लाई, जिसमें से लिक्विड सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब ऐसी सप्लाई जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है एक्सचेंजेस वगैरह पे, बाइनास, OKX या जहाँ जहाँ भी लूना ट्रेड हो रहा है उसको लिक्विड सप्लाई बोलते हैं। और ऐसी सप्लाई जो कि पर्सनल वॉलेट्स में पड़ी हुई है उनको इलिक्विड सप्लाई आप कह सकते हैं। अच्छा, कल के दिन में तकरीबन 8,88,000 जो लूना है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में कम हुए हैं। उससे पिछले दिन अगर देखें तो 4,93,000, उससे पिछले दिन देखें तो 9,90,000, इसी तरह 22 तारीख को देखें तो 1.3 मिलियन लूना की सप्लाई। तो ये जो सप्लाई हर रोज कम हो रही है, ये एक तरह का सप्लाई शार्क लूना की तरफ आ रहा है। इसी वजह से मेरी वैसे लूना में एक ट्रेड फंसी हुई है, मैंने फ्यूचर ट्रेड लगाई थी लूना के ऊपर। जितने मेरे पास 33 लूना पड़े हुए थे वो सबको मैंने स्टेक किया। मैंने कहा, मुझे लग रहा था कि लूना की प्राइस जो है कुछ नहीं तो $125 तक जाएगी, जब अपना ऑल टाइम हाई बना के थोड़ी करेक्शन करी थी उस वक्त मैंने लूना की ट्रेड ली थी। वो ट्रेड मेरी फंसी हुई है, तकरीबन $114 पे मैंने लगाई हुई है, और मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो तकरीबन $65 के करीब है। तो मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी किस्मत है, अगर तो प्राइस ऊपर गई तो मुझे बेनिफिट होगा, अदरवाइज वो मेरे जो 33 लूना है वो भी मेरे लिक्विडेट हो जाएंगे, अकाउंट मेरा वॉश हो जाएगा। एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि चूँकि लूना की प्राइस का ताल्लुक बराह रास्त इसके स्टेबल कॉइन USD के साथ है, और आपको याद होगा USD के बारे में मैंने आपको बताया था, जब USD ने BUSD को फ्लिप किया था और तीसरा बड़ा स्टेबल कॉइन हुआ था मार्केट के, उस वक्त इसकी जो टोटल मार्केट कैप था वो 17 बिलियन 48 मिलियन के करीब था। अब बढ़ के 18 बिलियन, यानी यूं समझ लें कि रोज तकरीबन रोज 100 मिलियन की डिमांड जो है इस स्टेबल कॉइन की बढ़ रही है। और जितनी ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है उतना पीछे से लूना बर्न हो रहा है, उतना मार्केट से BTC बाय करने के लिए उनके पास रिजर्व होंगे, उतना मार्केट से एवलांच बाय करने के लिए जो टेरा इकोसिस्टम है, जो टेरा फाउंडेशन है, उनके पास रिजर्व में आएंगे पैसे। तो इस वजह से मुझे लूना की तरफ मैं बड़ा मतलब होपफुल हूँ कि आने वाले वक्तों में उसकी प्राइस जो है मजीद पंप करेगी। अच्छा जी, इथीरियम, ये एक इथीरियम के रेलिवेंट एक न्यूज़ है। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया था यूरोपीय यूनियन ने बिटकॉइन की माइनिंग से मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा अपने खदशात का इजहार किया था, उसको बैन करने के लिए भी जा रहे थे, पिछले माह की मेरा ख्याल बात है। अभी उनके पॉलिसी मेकर की एक इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो एक्सपोज हुए हैं, जिसमें वो जो यूरोपीय यूनियन के पॉलिसी मेकर्स हैं वो, उनका रुझान इथीरियम की तरफ ज़्यादा पाया गया, क्योंकि आपको पता है इथीरियम आने वाले वक्तों में वो मर्ज हो रहा है, क्योंकि अभी भी इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है जैसे बिटकॉइन है, लेकिन आने वाले वक्तों में जब उसका मर्ज हो जाएगा वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा, तो यूरोपीय यूनियन के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसको ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं बनिस्बत BTC के। इसके अलावा इथीरियम की प्राइस का अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में वो उसके बारे में मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। उसकी वजह यह है कि इथीरियम की जो बर्निंग का मैकेनिज्म है, वो पिछले साल जो अगस्त में IP 1559 जो प्रोटोकॉल अपग्रेड हुआ था, उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो उस ट्रांजैक्शन फीस का एक हिस्सा जो है इथीरियम की बर्निंग करता है। वो बर्निंग का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, जैसे बिटकॉइन की हॉल्विंग के बाद BTC की प्राइस अच्छी खासी पंप करती है। हर आप 4 साल बाद BTC की हाल्विंग होती है, BTC का यानी रिवॉर्ड जो है वो हाफ हो जाता है जो माइनर्स को दिया जाता है। इसी तरह इथीरियम की अगर हम बर्निंग के मैकेनिज्म को देखा जाए तो उसका पोटेंशियल इथीरियम की प्राइस के ऊपर, उसकी बर्निंग सप्लाई के ऊपर, सप्लाई की कमी के अंदर तकरीबन 2 to 3 टाइम है एज कम्पेयर टू BTC। अच्छा, एक और चीज़ मैं वॉच कर रहा था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं अगर आप इस हवाले से इंटरेस्टेड हो। ये बैलेंसर फाइनेंस
के ऊपर अगर आपने लॉन्ग टर्म इथीरियम सेव किए हुए हैं और आप अगर इथीरियम उसी इथीरियम को रैप्ड इथीरियम में कन्वर्ट करें और ये रॉकेट पूल आर का जो टोकन है आर इथीरियम, इन दोनों इथीरियम में अपने उन इथीरियम को जो आपने लॉन्ग टर्म सेव किए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 इथीरियम पड़े हुए हैं, उसमें से 5 इथीरियम आप रैप्ड इथीरियम में कन्वर्ट करें, 5 इथीरियम आप आर में कन्वर्ट करें और उनकी यहाँ अगर पूल क्रिएट करें इन दोनों का 50-50 मिला के, तो आपको जो APR एनुअल मिलेगा वो तकरीबन 14% से लेके 36% आपको ये मिलेगा। अच्छा खासा ये रिवॉर्ड है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि आप अपने पर्सनल वॉलेट से फ़ंड निकाल के तो अगर आप यहाँ पे सेव करते हैं तो कल को अगर खुदा ना खासा हैकिंग वगैरह होती है तो आपके फंड्स वगैरह का इशू हो सकता है। तो आपने ये जहन में रख के तो फिर आपने यहाँ स्टेकिंग करनी है। मतलब रिस्क जो मार्केट है वो रिस्क फ्री नहीं है, वो बेशक आप किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा जी, क्रैकन ने हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर बिटकॉइन एक्सचेंज। इन्होंने अबू धाबी से लाइसेंस लिया है, बाकायदा फुल लाइसेंस लिया है, अबू धाबी में अपना ये सेटअप करना चाह रहे हैं। ये मैं न्यूज़ इस वजह से शेयर कर रहा था, मेरी बड़ी देर की ख्वाहिश है कि हुकूमत पाकिस्तान, अभी हमारे जो नई हुकूमत है उनकी एक फ़ौज ज़फ़र मौज उमरा की सआदत हासिल करने, मेरा ख्याल है कोई 80 से ज़्यादा सरकारी अफसरान या जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं वो उमरे पे जा रहे हैं। काश के वो थोड़ा सा मुल्की हालात के बारे में संजीदा होते, तो इससे बड़ी क्या इबादत है कि आप मुल्की मामलात को थोड़ा सा इस तरीके से समूथ करते हैं कि हमारे जो गरीब आवाम है उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा हो, और इससे बड़ी भलाई क्या हो सकती है। लेकिन खैर उनके रुझानात हो रहे हैं और यहाँ पे दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँची है। मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश है कि हुकूमत वक्त किसी के पास भी हो, वो जरदारी है, वो शरीफ है या वो खान है, किसी के पास भी हो, लेकिन सबसे पहला काम वो ये करे कि यहाँ पे जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनको यहाँ पे पैगाम भेजे कि यहाँ पे आके वो हेड क्वार्टर ओपन करें। अगर हेड क्वार्टर नहीं तो एटलीस्ट ब्यूरो ऑफिस ओपन करें, ताकि ना सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी हो, बल्कि यहाँ पे अगर होंगे तो कस्टमर सपोर्ट भी बड़ी इजीली एक्सेसिबल होगी। इदारों को इलीगल एक्टिविटीज़ को ट्रेस करने, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने या इस तरह की टैक्स अवेजन वगैरह को रोकने के में भी आसानी होगी। ठीक है, चूँकि मैं पीछे आपको बैलेंसर के बारे में बता रहा था हैकिंग के हवाले से, तो आए दिन आपको नई से नई, ये आज एक नए दिन में NFT स्टोलन आफ्टर बोर्ड ऐप याट क्लब इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड हैक। इनका जो बोर्ड ऐप याट क्लब का इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड है वो हैक हुआ है, और उसके बाद NFTs वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैक कर लिए गए हैं, चोरी कर लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, सिटी कोइन के हवाले से एक और न्यूज़ है। सिटी कोइन के बारे में अगर आपको नहीं पता, ये जो डॉक्टर मुनीब है, पाकिस्तानी है, इनकी बिटकॉइन के ऊपर लेयर 2 एक प्रोटोकॉल है, स्टैक्स के नाम पर, STX उनका टोकन है। वो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि दुनिया के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनको वो कहते हैं कि आप अपने सिटी कोइंस लॉन्च करें। उन सिटी को ऑलरेडी न्यूयॉर्क ने, मियामी ने अपने अपने कोइन लॉन्च किए हैं, मियामी कोइन के नाम पे, न्यूयॉर्क कोइन के नाम से 2 सिटी कोइंस हैं, और 2 मेरा ख्याल है अमेरिकी शहरी ऑलरेडी इस बारे में वर्क कर रहे हैं कि वो भी अपना कोइन लॉन्च करें। तो इन्होंने अभी अपने मतलब ग्लोबल जो शहरी हुकूमतें हैं उनके मेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टार्टअप लॉन्च किए हैं, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल क्या होगा कि वो वायरलेस नेटवर्किंग के हवाले से प्रोजेक्ट्स होंगे, जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनको वो सिटी कोइन के साथ साथ ऑफर करवाएंगे। उनको Web3 के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो इंटीग्रेट करवाएंगे, गेमिंग है ना, NFTs हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशन है, उसके अलावा DeFi कैपेबिलिटीज़ हैं इन सिटी कोइंस में। तो ये एक तरह का उनको अट्रैक्ट करने के लिए, यह सिटी कोइन होता क्या है मैं आपको तो मुख्तसर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर शहर का मेयर हूँ, तो सिटी कोइन वाले मेरे से कांटेक्ट करेंगे जी कि हम आपके लाहौर शहर का एक कोइन लॉन्च करते हैं, आपके जो शहरी हैं अगर चाहें तो वो आप के जो लाहौर टोकन है उसकी फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। तो फार्मिंग करने के लिए लाहौरिये क्या करेंगे, वो स्टैक्स बाय करेंगे मार्केट से। जब वो स्टैक बाय करके स्टेकिंग पे लगाएंगे तो वहाँ से जो लाहौर के सिटी कोइन है वो माइन करेंगे। जब वो स्टैक्स बाय करेंगे उसका 30% जो है वो लाहौर की गवर्नमेंट यानी एज अ मेयर मेरी गवर्नमेंट को आएगा। उस 30% का फिर मैं
शहरी हुकूमत के जो डेवलपमेंट्स के काम हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करूँगा। और यूज़र्स को बेनिफिट ये होगा कि उन्होंने जो स्टेक किए हुए हैं बदले में उनको सिटी कॉइन्स मिलेंगे, और अगर वो सिटी कॉइन्स मिलेंगे तो उन सिटी कॉइन्स के वो जो शहरी हुकूमत के साथ फाइनेंशियल इंगेजमेंट है, जैसे टूल टैक्स है, जैसे मैं कहीं पार्किंग वगैरह शहर में करता हूँ या पार्क्स वगैरह में जाता हूँ, जो सिटी गवर्नमेंट को मैं टैक्स वगैरह पे करता हूँ, तो अगर मैं सिटी कॉइन होल्डर होऊंगा तो उधर मुझे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिवाइज करेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो सिटी कॉइन्स ने डेवलप किया है। मेरी नज़र में सिटी कॉइन्स जो स्टैक्स है उसकी प्राइस भी इसको देख करके अगर ये सक्सेसफुल होता है तो स्टैक्स की जो STX कॉइन है उसकी प्राइस भी पंप करेगी। इसके अलावा जो सिटी कॉइन्स हैं उनकी प्राइस भी आने वाले वक्तों में जब वो लॉन्च होंगे तो पंप होगी। अच्छा जी, एक और गुड न्यूज़ है ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से। अब बाइनांस ने जब आप वहाँ से विड्रॉवल लेते हैं तो डिपॉजिट लेते हैं तो अक्सर आप जब आप कॉइन सेलेक्ट करते हैं तो नीचे मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क टाइप आ जाते हैं। तो वहाँ पे आप बाइनांस से अगर आप USDC विड्रा लेते हैं, अपने बाइनांस अकाउंट से USDC विड्रा लेते हैं, तो जहाँ आपको ERC20 जहाँ आपको दीगर जो नेटवर्क हैं वो नज़र आते हैं, अब आपको वहाँ पे रोनन नेटवर्क भी नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि आप बराह रास्त बाइनांस से अपने USDC रोनन नेटवर्क के ज़रिए विड्रा ले सकते हैं। उसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस ना होने के बराबर है। वो क्यों लेंगे? क्योंकि अगर आपने रैप्ड इथीरियम बाय करना है तो अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त तक आप रैप्ड इथीरियम की जो विड्रॉवल है बाइनांस से वो रोनन नेटवर्क से नहीं ले सकते हैं। गो के ये ऑक्सी इन्फिनिटी के जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर का, उन्होंने कहा है कि बाइनांस जो है वो आने वाले वक्तों में रैप्ड इथीरियम की विड्रॉवल भी रोनन नेटवर्क के जरिए देगा। अगर नहीं है, फिलहाल आप क्या कर सकते हैं कि बाइनांस से अपना USDC रोनन नेटवर्क के जरिए आप अपने रोनन जो वॉलेट है उसमें लें, कटाना में जाएं, कटाना में जाके आप उस USDC के जरिए बाद में SLP टोकन भी बाय कर सकते हैं, आप AXS टोकन भी बाय कर सकते हैं, आप रैप्ड इथीरियम भी बाय कर सकते हैं, आप रॉन टोकन भी बाय कर सकते हैं। और ये इस वजह से क्योंकि अगर आप इथीरियम के ज़रिए करते हैं तो उस पर ट्रांजैक्शन फ़ीस अच्छी खासी लग जाती है। अगर आप रोनन नेटवर्क के ज़रिए ये सारे काम कर रहे होंगे तो आपकी फ़ीस ना होने के बराबर होगी। तो ये आपके लिए एक तरह की पॉजिटिव न्यूज़ अगर आपने करना है। ये लास्ट में जी ये एक सर्वे आया है, हालिया सर्वे किया गया है, तकरीबन मेरा ख्याल है 28,000 जो सर्वे के पार्टिसिपेंट्स थे उनका सर्वे किया गया, जिसमें 5,000 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, उनके थिंक टैंकर्स थे, उनका ग्लोबल एक तरह का सर्वे किया गया है, जिसमें से 80% का कहना ये है कि वो आने वाले 10 सालों के अंदर क्रिप्टो मार्केट के हवाले से उसको बड़ा स्टेबलाइज देख रहे हैं, और क्रिप्टो में की गई इन्वेस्टमेंट जो है उसको वो देख रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ कि उनकी नज़र में क्रिप्टो में की गई इन्वेस्टमेंट जो है उनके इंस्टीट्यूशंस की वेल्थ में इजाफा करेगी। और अगर ज़ाहिरी बात है ये इंस्टीट्यूशंस के थिंक टैंक ये सोच रहे हैं, तो अगर वो इंस्टीट्यूशन का सारा पैसा क्रिप्टो मार्केट में आता है विद इन फ्यू ईयर्स, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो इस वक्त के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, आप इमेजिन करें कि उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ये आज का सर्वे है, ये आज का सर्वे है जिसकी बुनियाद पे 80% जो अफराद हैं उनका रुझान है कि जो रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है उसको जो क्रिप्टो मार्केट है उसको रिप्लेस करेगी। रवायती फाइनेंशियल सिस्टम कौन सी हैं? रियल स्टेट है, स्टॉक्स हैं, या और दीगर जो रवायती फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, बॉन्ड्स वगैरह लोग ख़रीद के रखते हैं, अपनी बैलेंस शीट में ऐड करते हैं, या और मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनकी नज़र में ये जो थिंक टैंकर्स हैं, इनकी नज़र में क्रिप्टो मार्केट जो है वो रिप्लेस कर देगी हमारी आइंदा 10 सालों के अंदर अंदर हमारी रवायती फाइनेंशियल मार्केट को। और जब ये सारे इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो मार्केट में पैसा फेंकेंगे तो हम सबको उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन मेरे दोस्तों भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।